अरे नैना, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने मुझे आज अचानक इस तरह से यहाँ बुलाया? वैसे भी हम तो हर संडे को मिलते ही हैं ना। आरव, बात ही कुछ ऐसी थी। तभी तो मुझे तुम्हें यूं अचानक बुलाना पड़ा। क्या हुआ नैना? कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे। परेशानी तो कोई नहीं है आरव, पर मैंने तुम्हें एक बार बताया था ना कि मैं विदेश में जॉब करना चाहती हूँ, और मैंने वहाँ की कई कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। हाँ तो? आरव, तो मुझे एक कंपनी से मेल आई है और मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया है। तो आरव, मुझे वो नौकरी ज्वाइन करनी है। अरे नैना, तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुम विदेश चली जाओगी तो फिर भला तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? मैं तो जल्द ही तुमसे शादी करने वाला था और तुम विदेश में नौकरी करने जा रही हो। अरे निखिल, तुम इतना परेशान मत हो। हम वहाँ साथ में रह सकते हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। आखिर तुमने भी तो इतनी अच्छी पढ़ाई की है। तुम्हें जरूर वहाँ कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। फिर हम दोनों वहीं शादी करके वहीं सेटल हो जाएंगे। अरे नैना, तुम्हें कैसी बात कर रही हो? मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नैना, तुम यहीं पर ट्राई करो ना। तुम्हें यहाँ भी तो कोई कोई ना कोई अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। प्लीज नैना, विदेश मत जाओ। आरव, तुम्हें कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि विदेश में जॉब करना मेरा सपना था। और वैसे भी आरव, जो पैकेज मुझे विदेश में मिल रहा है वो भारत में नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं वो जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। आरव, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो बताओ। ठीक है नैना, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है। जो तुम्हारी मर्जी आए वो करो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। अरे आरव, सुनो तो सही। कहाँ जा रहे हो? बेटा, आखिर कब तक तू इस नैना की फोटो देखता रहेगा? बेटा, आखिर तू कब तक नैना का इंतजार करेगा? पूरे 3 साल हो गए इंतजार करते हुए। पहले तो कभी कभार उसकी कॉल भी आ जाया करती थी। अब तो वो ना ही तुझे कॉल करती है और ना ही तेरी कॉल का जवाब देती है। बेटा, तू कब तक भला बैठ के उसके लिए आंसू बहाएगा? मुझे तो लगता है तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी। बेटा, इसीलिए तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़। और बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तू शादी कर ले। और बेटा, नैना को भूलने में ही भलाई है। बेटा, तेरी बुआ एक लड़की बता रही थी, उनके मोहल्ले की ही है। वो उसे बचपन से जानती है। वो लड़की बहुत ही अच्छी है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। लड़की बूढ़ी, संस्कारी और सुंदर सब कुछ है। मुझे तो लगता है बेटा, तेरे लिए ये लड़की एकदम परफेक्ट रहेगी। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मुझे अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नैना से, और किसी से नहीं। बेटा, तो फिर क्या तू जिंदगी भर उस नैना का इंतजार करता रहेगा? बेटा, मैंने कहा ना कि वो तुझे ना ही कॉल करती है और ना ही तेरे कॉल का जवाब देती है। इसका मतलब वो अपनी जिंदगी में सेटल हो गई है। बेटा, मैं तेरा बुरा तो नहीं चाहती हूँ। अगर तू उस लड़की से शादी कर लेगा तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। बेटा, आखिर अब मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ। आखिर कब तक तुझे मैं खाना बनाकर खिलाऊं? अब मुझसे ये घर के काम नहीं होते हैं। बेटा, अगर तू मेरी बात ऐसे ही नहीं मानेगा ना तो देख लेना, एक दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी और तू अकेला रह जाएगा इस दुनिया में। बेटा, तू क्या चाहता है कि मैं बिना तेरी शादी देखे ही मर जाऊं? अच्छा ठीक है माँ, अगर आपकी यही जिद है कि मैं शादी कर लूँ तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माँ, वो लड़की इस घर में सिर्फ आपकी बहू बनकर आएगी, ना कि मेरी पत्नी। बेटा, तू शादी के लिए राजी हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। और रही बात, तू उस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानेगा, तू जिससे शादी करेगा, तो तेरा इलाज तो मैं बाद में कर दूंगी। बस एक बार तू किसी तरह शादी कर ले, बाकी तो मैं बाद में देख लूंगी। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद कि मेरा बेटा शादी के लिए मान गया। अभी मेरा बेटा भले ही गुस्से में है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब समझ जाएगा। आओ बहू, चलो गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। पलक, सुनो जरा। जी बोलिए। पलक, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी शादी हुई है वो मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैंने अपनी माँ की वजह से
तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं। तुम अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, ये लाल जोड़ा और यह सिंदूर और ये तुम्हारा मंगलसूत्र, ये तुम्हें इस घर की बहू तो बना सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। मेरे लिए तुम हमेशा ही एक अजनबी रहोगी, समझी तुम बस अपनी सास की बहू बनकर इस घर में रहना, मेरी पत्नी बनने की कभी कोशिश मत करना, और ना ही कभी मेरे ऊपर हक जमाने की कोशिश करना, समझी ये बात हमेशा याद रखना। आरव जी इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? बहू, माँ जी, आरव जी ये सब क्या कह रहे हैं? मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बहू, तू परेशान मत हो। आरव किसी को पसंद करता था, फिर वो उसे छोड़कर विदेश में नौकरी करने चली गई। इसीलिए आरव ने बोला था कि वो किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा, लेकिन मैंने जिद करके उससे उसकी शादी करवा दी। इसीलिए वो बहुत गुस्से में है। बहू, मैं हूं ना, मैं तुम दोनों के बीच धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगी। बहू, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा आरव थोड़ा कड़क स्वभाव का है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा प्यार उसे गुस्से को पिघला देगा। ठीक है माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आरव का पूरा ध्यान रखूंगी। माँ जी कह रही थी कि आरव को बचपन से ही खीर पूरी खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए आज मैं सुबह सुबह नाश्ते में खीर पूरी बनाई हूँ। आरव ये खीर पूरी खाएंगे तो जरूर खुश हो जाएंगे। आरव, ये लीजिए, ये नाश्ता मैंने आपकी पसंद की खीर पूरी बनाई है, खा लीजिए गर्मा गर्म। ले जाओ ये खीर पूरी, मुझे अब नहीं पसंद है ये खीर पूरी, और मुझे वैसे भी सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है। हालांकि तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लिए ऐसे ही नाश्ता बना के देती रहोगी तो क्या मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूंगा, तुम्हें पत्नी का दर्जा दे दूंगा? नहीं, कभी नहीं। तुम चाहे मेरे सामने जितनी भी आदर्श पत्नी बनने का नाटक करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपनाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें शादी वाले दिन ही समझा दिया था अच्छी तरीके से कि मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। फिर मेरे सामने क्यों घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे ऊपर। कभी नाश्ता बना के, कभी खाना बना के, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खुद ही खा लेना है खीर पूरी। बेटा, तू ये कैसी बात कर रहा है? पलक आखिर तेरी पत्नी है, तू उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ नैना से। लेकिन आपने जिद की, बस आपकी जिद की वजह से मैंने ये शादी की है। आपको तो मैंने पहले ही ये बात बता दी थी। तो माँ, आप अपनी बहू को अच्छे से समझा दो कि मेरे सामने आदर्श पत्नी बनने का नाटक मत करे, और माँ उसे अच्छे से समझा दो कि मेरे आगे पीछे टक्कर ना लगाया करे। माँ जी, मैं नाटक नहीं करती हूँ, भला मैं नाटक क्यों करूंगी? पता नहीं आरव मुझसे इतना क्यों नाराज रहते हैं। माँ जी, मैंने तो ये खीर पूरी उनकी पसंद की ही बनाई थी, क्योंकि आप ही ने कहा था कि उनको बचपन से ही खीर पूरी बहुत पसंद है। बहू, तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरव का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति एक ना एक दिन बदल ही जाएगा, और वो तुम्हें अपनी पत्नी जरूर मानेगा। कुछ दिन बाद। अरे माँ, आज ये कैसा खाना बना है? खाने में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। क्यों बेटा, क्या हुआ? खाना तो ठीक ही बना है। माँ, खाने में नमक का तो स्वाद ही नहीं है। बेटा, अगर तुझे नमक कम लग रहा है तो नमक ऊपर से डाल ले, बाकी मुझे तो नमक एकदम ठीक लग रहा है। नहीं माँ, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा, आप ही खाओ इस खाने को, क्योंकि ये खाना आपकी लाडली बहू ने बनाया है, तो आपको तो पसंद आएगा ही। खाना तो एकदम टेस्टी बना है, और नमक भी एकदम बराबर है। पता नहीं ये क्यों बेकार का इतना ड्रामा कर रहा है। कुछ दिन बाद। आरव, मैंने आपकी सारी शर्ट प्रेस कर दी है, आपको जिस दिन जो मर्जी आए आप वो शर्ट आराम से पहन सकते हैं। जल्दी से मैं पानी लाके रख देती हूँ। आरव, मैंने आपके सारे कपड़े प्रेस करके अलमीरा में टांग दिए हैं, और आपके मोजे और रुमाल नीचे वाले ड्रॉर में रख दिए हैं, और मैं
आपके लिए पानी भर के भी रख दे रही हूँ। आपको रात में प्यास लग सकती है। पलक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम रोज मेरे कपड़े प्रेस कर दोगी और मेरे लिए पानी रख दोगी तो क्या मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूंगा? नहीं, कभी नहीं। तुम चाहे मेरी कितनी भी सेवा कर लो, मेरे कितने भी काम क्यों ना कर लो, लेकिन मेरी नजरों में तुम कभी मेरी पत्नी नहीं बन पाओगी। तुम सिर्फ इस घर की बहू रहोगी, बहू। पता नहीं आरव कभी मेरा सम्मान करेंगे या नहीं। हमेशा क्या मेरी ये ऐसे ही बेइज्जती करते रहेंगे। कुछ दिन बाद। अरे ये क्या, आज तो आरव जी ऑफिस से आते ही सो गए। लगता है ये तो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और जूते भी नहीं उतारे। ये देखकर तो लगता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनके जूते उतार देती हूँ। ये क्या, इनका शरीर तो जल रहा है। लगता है इन्हें बहुत तेज बुखार हुआ है। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, आरव जी का शरीर एकदम जल रहा है। इन्हें बहुत तेज बुखार है। क्या आरव को बुखार है? बहू तू एक काम कर, जल्दी से जाके दवा ले आ और हाँ, ठंडे पानी की पट्टियां ले आ। इसके सर पर रखते हैं, इसका बुखार कुछ कम होगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आई। माँ जी, मैं ये पानी और ये कपड़ा ले आई। आप जल्दी से इनके माथे पर रख दीजिए। ठीक है बहू। माँ जी, आप जाकर सो जाइए, मैं ये पट्टी कर दूंगी। क्योंकि माँ जी बहुत रात हो गई है और आप भी तो थक गई होंगी ना। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ सोने। अगर बुखार नहीं उतरता है तो मुझे जरूर बताना तुम। जी माँ जी। अगले दिन। अरे ये क्या, ये यहाँ बैठ के क्यों सो रही है? पलक, ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मेरे आसपास मत भटका करो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो। अब जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। अरे बेटा, तू ये क्या कह रहा है? और बहू को तो इस तरह से कैसे डांट सकता है? कल तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बहू सारी रात जागकर तेरी सेवा कर रही थी। तेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। शायद सुबह तक उसे थोड़ी नींद आ गई होगी, इसीलिए वो यहीं बैठ के सो गई। हाँ, मैंने कहा था इसको मेरी सेवा करने के लिए। इसे क्या लगता है, अगर ये मेरी सेवा करेगी तो क्या ये मेरी हमदर्दी पा जाएगी? ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मैं तो बस यही चाहती थी कि आरव को संस्कारी पत्नी मिले जो मेरे घर को अच्छे से संभाल ले। मेरी बहू पलक बिल्कुल वैसी है, घर को मंदिर बनाने वाली। लेकिन मेरे बेटे को अपनी पत्नी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आरव को समझाने से काम नहीं चलेगा। अब मुझे उसे ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि उसकी पत्नी उसके लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि आरव को पलक की कोई वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही। सारा दिन वो बेचारी इसकी खुशी के लिए जाने क्या क्या करती रहती है, लेकिन उसके बाद भी जब भी देखो मेरे बेटे को उसको डांटता ही रहता है। कभी उसको थोड़ा सा भी सम्मान नहीं देता। आखिर वो बेचारी इसी के लिए तो अपना घर द्वार, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ के आई है। जब इसका ही उसको सहारा नहीं मिलेगा तो फिर भला उसे किसका सहारा मिलेगा? ससुराल में पति ही तो होता है जिसके सहारे एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आ जाती है और उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट देती है। लेकिन मेरे बेटे को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जल्द ही उसे ये सब समझ में आ जाएगा। अब मैं अपने बेटे को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। मेरा बेटा अपनी पत्नी से जो इतनी नफरत करता है ना, अब मैं उस नफरत को प्यार में बदल कर दिखाऊंगी। मैंने तो ये करने के लिए बहुत पहले ही सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद आरव सुधर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो घी सीधी उंगली से निकलेगी। अब मुझे घी निकालने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। मैं अभी जाकर बहू को अपना प्लान बताती हूँ, फिर कल से ही मैं और मेरी बहू इस प्लान पर काम करेंगे और अपने बेटे को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। अगले दिन। अरे ये क्या, ये सारे बैग? माँ कहीं जा रही है क्या? अरे माँ, आप कहीं जा रही है क्या? ये इतने सारे बैग क्यों पैक हुए हैं? हाँ बेटा,
बस तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे थे। हम दोनों ही जा रहे हैं। पर माँ, कहाँ? हाँ बेटा, तेरी बुआ के यहाँ से फोन आया था कि भाभी कुछ दिन के लिए आ जाओ मेरे घर, काफी दिन हो गए मिले। तो मैंने भी सोचा कि ननद जी सही कह रही हैं, हमें मिले हुए पूरे 1 साल हो गए। तो मैंने सोचा उनसे मिलाती हूँ और कुछ दिन उनके घर पर भी रह लूंगी, उनके साथ उन्हें भी अच्छा लगेगा। और बेटा, बहू भी अपने मायके जा रही है क्योंकि इसकी भाभी मुंबई से आई है। तो काफी दिन हो गया था, पलक भी अपनी भाभी से नहीं मिली है। अब पलक तभी मायके आएगी जब इसकी भाभी वापस मुंबई जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो पलक भी जा रही है। अब तो मुझे कुछ दिन इससे छुटकारा मिलेगा, नहीं तो 24 घंटे आगे पीछे घूमती रहती है। आरो पानी पी लो, आरो खाना खा लो, आरो चाय पी लो, ये वारो वो वारो। मैं तो थक जाता हूँ इसकी बकवास सुनते सुनते। हाँ चलिए, आप दोनों को मैं बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा ऑफिस जाते समय। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने कैब बुक कर ली है, वो हमें छोड़ देगा बस स्टैंड तक। तू बस बेटा घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी जरूर माँ, क्यों नहीं। चलो बहू। बेटा, अब मैं भी देखती हूँ कि आखिर अकेले तू कैसे रहता है और अपने सारे काम तू कैसे करता है। अब जब तू अकेले रहेगा ना, तब तुझे अपनी पत्नी की अहमियत पता चलेगी कि वो तेरी जिंदगी में कितनी जरूरी है। अभी तो तुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तेरी पत्नी यहाँ से जा रही है, लेकिन बेटा तू कुछ दिन बाद रोएगा। मैं कह देती हूँ, आखिर मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। अरे वाह, अच्छा हुआ जो ये लोग चले गए। अब तो इस घर पर मेरा ही राज है। आज तो मैं ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ और सारा दिन घर पर बैठकर टीवी देखूंगा और जो भी सामान जहां मर्जी आए वहां रखूंगा। अब तो मुझे टोकने वाला कोई भी नहीं है इस घर में। ये पलक जब से इस घर में आ गई है तब से दिन भर बस मुझे टोकती रहती है। ये गीला तौलिया बेड पर मत रखो, ये जूते यहाँ मत रखो, ये बर्तन यहाँ मत रखो, ये सामान यहाँ मत रखो, ये बैग यहाँ मत रखो। दिन भर बस कच्चर कच्चर करती रहती है। अब आया ना सुकून। चलो, आज रात तक का खाना ये लोग बना के फ्रिज में रख के गए हैं। आराम से खाना खाऊंगा और सारा दिन टांग फैला के सोफे पर बैठकर टीवी देखूंगा। 2 दिन बाद। तो ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया हूं मैं। अरे माँ, जल्दी से मेरे लिए पानी ले आओ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, माँ और पलक दोनों नहीं है। अब पानी मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। जल्दी से जाके फ्रिज से ठंडा पानी लेके आता हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है। अरे ये क्या, ये भगवान, फ्रिज में तो एक भी ठंडी बोतल नहीं है। अब आखिर मैं क्या पीऊं? लेकिन फ्रिज में बोतल होगी भी कैसे? मैंने 2 दिन से फ्रिज में पानी की बोतल ही नहीं रखी। बस मैं सारी बोतलें निकाल निकाल कर पानी पी लेता था। लेकिन जब इस घर में पलक रहती थी तो जैसे ही बोतल खाली होती थी वो भर के दोबारा रख देती थी। तभी कभी भी पानी की, ठंडे पानी की कमी नहीं होती थी। चलो, फिल्टर से नॉर्मल पानी ही पी लेता हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख भी लग रही है, लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। 2 दिन से तो मैं बाहर का खाना खा के बोर हो गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैगी बना लेता हूँ। मैगी बनाना तो मुझे आता है। कुछ देर बाद। मैगी तो जल गई है, लेकिन अब मुझे यही खाना पड़ेगा। मुझे याद है पलक जब रहती थी तो हर रोज मेरी पसंद का नाश्ता और खाना बनाती थी। सुबह का नाश्ता और रात का खाना कभी मुझे मांगना नहीं पड़ता था। वो हमेशा टाइम पर टेबल पर लगा देती थी और मैं कितने नखरे दिखाता था। खाना अच्छा बना होता था फिर भी मैं पलक को नीचा दिखाने के लिए खाने की थाली जमीन पर फेंक देता था। फिर वो बेचारी जाके दोबारा से मेरी पसंद का नया खाना बनाती थी। मुझे उसको परेशान करने में बहुत मजा आता था। शायद भगवान इसीलिए मुझे आज ये सजा दे रहे हैं। मुझे जली मैगी खानी पड़ रही है। घर कितना गंदा हो गया है, हर तरफ से बस बदबू ही बदबू आ रही है। कमरे में धूल मिट्टी हो गई है। अब जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। नाश्ता तो मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। अरे ये क्या, आज तो मेरे एक भी कपड़े प्रेस नहीं है। जितने कपड़े
पलक प्रेस करके गई थी, वो सारे तो मैं एक एक दिन करके पहन डाला। पलक रहती थी तो हर दिन मेरे कपड़े प्रेस करके तैयार करके रख देती थी, साथ में मोजा और रुमाल भी रख देती थी। मैं नहा के आता था, आराम से वो कपड़े पहन लेता था, मुझे कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता था। लेकिन फिर भी मैं उसे डांटता रहता था कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, लेकिन वो कभी कभी भी मेरी बातों को बुरा नहीं मानती थी। अगले दिन वो फिर से मेरा सारा सामान तैयार करके बेड पे रख देती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पलक मेरे व्यवहार से तंग आकर मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वो मायके से दोबारा वापस लौट के तो आएगी ना, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत महसूस हो रही है। अगले दिन। पूरा घर तो मैंने कचरे का ढेर बना दिया है, पूरे घर में धूल मिट्टी की परत जम गई है। किचन में तो मेरा कदम रखने का भी मन नहीं कर रहा। सिंक में तो बर्तनों का पहाड़ लगा लगा दिया है मैंने। पता नहीं पलक ये सब अकेले कैसे संभाल लेती थी। मेरे अंदर तो अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं कुछ बना के खा सकूं। जाता हूँ, सो जाता हूँ। कल सुबह ऑफिस जाऊंगा तो वहीं के कैंटीन में कुछ खा लूंगा। मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरा शरीर भी जल रहा है पूरा। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बुखार हो गया है। मुझे याद है जब पिछली बार मेरी तबीयत खराब हुई थी, तब पलक ने सारी रात जागकर मेरी बहुत देखभाल की थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने सुबह उठकर उसको बहुत डांटा था। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करता था। बेचारी, वो मेरे लिए सारा दिन दौड़ दौड़ के काम करती थी, लेकिन मैंने कभी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझी। बेचारी, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा सम्मान और प्यार ही तो चाहा था उसने। लेकिन मैंने उसे क्या दिया? बस मैंने उसे अपमान और बेइज्जती दी। शायद मैंने उसे बहुत परेशान किया, इसीलिए आज मुझे ये सजा मिली है कि मैं बीमारी की हालत में भूखे पेट सो रहा हूँ। हाजी, अच्छा हुआ जो आप जाते समय घर की दूसरी चाबी ले आए थे, नहीं तो हम लोग कब से बेल बजा रहे हैं और फोन बजा रहे हैं। आरो तो लग रहा है सो गए, उन्होंने तो दरवाजा ही नहीं खोला। हाँ बेटा, मुझे पता है मेरा बेटा जब सोता है तो गहरी नींद में सो जाता है। वो चाहे जितना उठाओ उठता ही नहीं है। अरे माँ जी, ये घर देखिए ना, कितना गंदा पड़ा हुआ है। बहू, मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद थी। मुझे पता है कि उसके बस का घर का काम नहीं है, इसलिए तो मैं उसे परेशान करने के लिए हमें यहाँ से लेके गई थी। अच्छा माँ जी, मैं जरा आरो को देख के आती हूँ। ठीक है बहू। एक हफ्ते में मेरे बेटे को समझ में आ गई होगी कि उसकी पत्नी की उसकी जिंदगी में क्या अहमियत है। अरे माँ जी, जल्दी इधर आइए। अरे क्या हुआ बहू? माँ जी, आरो बिस्तर पर लेटे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा बुखार है। देखिए ना माँ जी, आरो की तबीयत बहुत खराब लग रही है। बहू, रोना बंद करो, जाओ जल्दी से ठंडे पानी की पट्टी ले आओ और तुम जल्दी से आरो के लिए दलिया बनाओ। माँ जी, मुझे लगता है कि इनका बुखार बहुत ज्यादा है और इनका शरीर भी बहुत कमजोर लग रहा है। तो माँ जी, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक है बहू, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। कुछ देर बाद। बताइए ना डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ है? देखिए बहन जी, मैंने आपके बेटे को इंजेक्शन लगा दिया है। इन्हें पेट में इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन हुआ है। इन्हें ठीक होने में 1-2 हफ्ते लगेंगे। आप लोग इनका जितना अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये उतनी जल्दी रिकवर होंगे। और हाँ, इनको डाइट में लिक्विड डाइट ही दीजिएगा और इनको समय समय पर पानी पिलाते रहिएगा। हे बहन जी, भगवान, अगर ये मेरे 1-2 बेटे दिनों को में क्या हो गया? इनकी हालत में सुधार नहीं होता है तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। मैंने जो दवाइयाँ लिखी हैं, आप वो सुबह होते ही तो दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा और इनके लिए दलिया खिचड़ी यही खिलाइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। बहू, शायद ये हम लोग की वजह से हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से ना जाते तो शायद मेरे बेटे की तबीयत ना खराब होती। बहू, मुझे माफ करना, मुझे अपने बेटे को सबक सिखाना था। बस मेरे पास यही एक रास्ता था इसको सुधारने का। माँ जी, आप परेशान मत होइए, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगले दिन। आरो लगता है जग गए। मैं यहाँ से जाती हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ बैठा देखेंगे तो पिछली बार की तरह फिर नाराज हो जाएंगे। अभी तो इनकी
तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही गुस्सा करेंगे तो फिर इन्हें परेशानी होगी। मैं बाहर जाके जल्दी से माँ जी को भेजती हूँ, शायद इन्हें किसी चीज की जरूरत होगी। पलक, कहाँ जा रही हो? आरव जी, आप ठीक तो है ना? पलक, मुझे माफ कर दो। मैं इंसान कहलाने लायक ही नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। पलक, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। शादी होते हुए भी मैंने तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया। लेकिन मुझे तुम्हारे जाने के बाद समझ में आया कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं जी सकता हूँ। पलक, आज तक मैंने जो कुछ भी कहा, तुमको जितना भी मैंने परेशान किया, प्लीज उन सब के लिए मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं तुम्हें हमेशा मान सम्मान दूंगा। बेटा चलो, अच्छा हुआ तुम्हारी पत्नी उस दिन तुमसे दूर क्या गई। तुम्हें अपनी पत्नी की कीमत तो समझ में आई, नहीं तो तू हर वक्त बस इसे धुतकारता रहता था और नौकरानी समझता था। लेकिन तेरी पत्नी तुझे कितना प्यार करती थी और तेरा कितना ध्यान रखती थी। हाँ माँ, माफ कर दीजिए मुझे। शायद मैं गलत था, क्योंकि माँ, मुझे समझ में आ गया है, प्यार मांगा नहीं जाता, कमाया और जताया जाता है। माँ, पलक ने अपनी सेवा से मुझे जीत लिया है। अब बहू पर है ये, वो तुझे माफ करे या तुझे सजा दे। माँ जी, पति को जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तो पत्नी का सारा दर्द वैसे ही खत्म हो जाता है। माँ जी, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे तो बस अपने पति का प्यार चाहिए था। माँ जी, मुझे आज इनका प्यार मिल गया। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि माँ जी, यही तो मेरी दुनिया है। पति उसका मान सम्मान करे, इसके अलावा इस दुनिया की कोई पत्नी को और क्या चाहिए। उसे तो बस अपने पति का सम्मान ही चाहिए होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मेरा बेटा सुधर गया। और हाँ दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।